मैं ये बात आज से करीब 7 साल पहले की बता रहा हूं, जब मैं नेपाल के बागमती जोन में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी गांव थानकोट पारी में कुछ महीनों के लिए रहने गया था। यह गांव काठमांडू से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे ही शहर खत्म होता है वहां से आगे सब कुछ बदल जाता है। सड़कें पतली, जंगल घने और रातें अजीब तरह से चुप। गांव में कुल मिलाकर 2530 घर होंगे, ज्यादातर मिट्टी और पत्थर के। शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। शुरू में मुझे ये आदत अजीब लगी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। बस इतना कहते थे, रात में बाहर मत निकलना। मैं जिस घर में रुका था वो गांव के आखिरी सिरे पर था। उसके पीछे सीधे जंगल शुरू हो जाता था और नीचे एक पुराना पैदल रास्ता था जो पहले जमाने में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शायद ही कोई जाता हो। उसी रास्ते के बारे में पहली बार मैंने एक बूढ़े आदमी से कुछ सुना। उस रात हम आग के पास बैठे थे, बिजली नहीं थी। तभी अचानक उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, उस रास्ते पर सिर्फ कट्टा आदमी चलता है। मैं हंस दिया, सोचा गांव की पुरानी कहानी होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी मजाक नहीं था। उन्होंने बस इतना जोड़ा कि कुछ साल पहले एक आदमी की लाश वहां मिली थी, शरीर अलग सिर अलग। पुलिस आई थी, लेकिन सिर कई दिन बाद नदी के पास मिला। उसके बाद गांव में एक बात फैल गई। लोग कहने लगे कि आधी रात को उसी रास्ते पर कोई सफेद कपड़ों में चलता है। पहले पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 2 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही। चलते हुए आदमी का सिर नहीं था। सबसे अजीब बात तब हुई जब एक चरवाहा रात को देर से लौट रहा था। उसने बताया कि उसे सामने से कोई आता दिखा। उसने आवाज लगाई, लेकिन सामने वाला रुका नहीं। जब वो पास आया तब उसे एहसास हुआ, संगीत, कि उसका सिर नहीं है और चलने का तरीका कुछ गलत सा था। चरवाहा बेहोश हो गया था। सुबह लोग उसे उसी रास्ते के पास पड़े मिले। उस दिन के बाद से गांव में शाम होते ही एक डर फैल जाता था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर कोई जानता था कि बात किसकी हो रही है। और मैं अब भी इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में उसी रास्ते पर मुझे वह चीज दिखने वाली है। बहुत पास से उस घटना के बाद गांव में एक अजीब सा नियम बन गया था। सूरज ढलते ही कोई भी उस पुराने रास्ते की तरफ नहीं जाता। अगर किसी को मजबूरी में जाना भी पड़ता तो 2-3 लोग साथ जाते और जल्दी लौट आते। अकेले जाने की तो कोई सोचता भी नहीं था। मैं फिर भी इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। मुझे लगा डर की वजह से लोगों का दिमाग खेल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की। रात को अक्सर कुत्ते उस रास्ते की तरफ देखकर भौंकते रहते थे, बिना रुके, जैसे किसी को आते देख रहे हो। लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। एक रात मैं देर तक जाग रहा था। बाहर पूरा सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे लगा जैसे नीचे वाले रास्ते से किसी के चलने की आवाज आ रही हो। कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन लगातार मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखा नहीं। अगले दिन मैंने गांव के एक आदमी, नाम था हरी बहादुर, उससे इस बारे में पूछा। उसने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर बोला कि कुछ बातें बाहर से आए लोगों को नहीं बताई जाती। लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उसने धीरे से कहा कि जिस आदमी की लाश मिली थी उसका नाम मदन तामांग था। वह इसी गांव का था और उसी रास्ते से रोज रात को लौटता था। कहते हैं उस रात उसकी किसी से लड़ाई हुई थी। किसी ने उसे मार दिया, सिर काट दिया और शरीर को रास्ते के पास फेंक दिया। अंतिम संस्कार भी पूरा ठीक से नहीं हो पाया था, क्योंकि सिर और शरीर अलग अलग दिन मिले थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि आत्मा को शांति नहीं मिली। हरी बहादुर ने एक बात और कही जो मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि जो लोग मुरखट्टा को देखते हैं वो पहले उसके पैरों पर ध्यान नहीं देते। जब तक ध्यान जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं चलते, जैसे शरीर किसी और दिशा में खींच रहा हो।
उस शाम जब सूरज डूबने लगा, मैंने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे हैं। कोई हंसी जाक नहीं, कोई बाहर बैठना नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी चीज का इंतजार कर रहा हो या उससे बचने की कोशिश कर रहा हो। और उसी रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो कहानी शायद सिर्फ कहानी नहीं थी। उस रात मैं जल्दी सो नहीं पाया। बाहर से कभी कभी हवा के साथ पत्तों की आवाज आती और हर बार मुझे लगता जैसे कोई कदम बढ़ा रहा हो। आधी रात के करीब अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई। इस बार भौंकना अलग था, डरा हुआ, बेचैन सा। मैं बिस्तर से उठा और धीरे से खिड़की खोली। नीचे वही पुराना रास्ता दिख रहा था जो जंगल में गुम हो जाता था। चांद आधा ढका हुआ था, रोशनी कम थी, लेकिन रास्ता हल्का हल्का नजर आ रहा था। तभी मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। पहले लगा कोई परछाई है, शायद पेड़ की, लेकिन वो परछाई आगे बढ़ रही थी, बहुत धीमे, बिना किसी जल्दबाजी के। मैं सांस रोके देखता रहा। जैसे जैसे वो पास आई, मुझे उसका शरीर साफ दिखने लगा। सफेद कपड़े, ढीले ढाले, और अजीब बात ये कि उसका ऊपरी हिस्सा झुका हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी सिर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ अपने आप खिड़की के फ्रेम पर कस गए। दिमाग कह रहा था कि अंदर चले जाऊं, लेकिन आंखें हट ही नहीं रही थी। तभी वो चीज रास्ते के बीच रुक गई। कुछ सेकंड तक सब बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक मुझे लगा जैसे उसका शरीर हल्का सा घूम रहा हो। उसी पल मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया। वो सीधे नहीं थे, चलने की दिशा कुछ और थी, लेकिन शरीर आगे बढ़ रहा था। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। अचानक नीचे से किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई, जैसे कुछ जमीन पर टकराया हो। उसी के साथ मुझे हल्की सी खून जैसी गंध महसूस हुई, जो हवा के साथ ऊपर तक आ गई थी। मैं पीछे हट गया और खिड़की बंद कर ली। सुबह जब गांव में ये बात फैली कि रात को फिर किसी ने उसे देखा है, तो किसी को हैरानी नहीं हुई। बस हरी बहादुर ने मुझे देखा और चुपचाप इतना कहा, अब तुम भी उसकी नजर में आ गए हो। उसके बाद से मुझे हर रात ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, खासकर तब जब मैं उस रास्ते की तरफ पीठ करके खड़ा होता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अगले दिन मुझे अपने घर के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान दिखे, जो दरवाजे तक आकर रुक गए थे। उन पैरों के निशान देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। वो निशान किसी जानवर के नहीं थे, इंसानी थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि एड़ी आगे की तरफ थी और पंजे पीछे की तरफ, जैसे कोई उल्टी दिशा में खड़ा होकर आगे बढ़ा हो। मैंने तुरंत हरी बहादुर को बुलाया। वो निशान देखते ही रुक गया, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो 2 और बुजुर्गों को लेकर आया। तीनों ने मिलकर जमीन पर कुछ चावल के दाने और राख डाली। फिर मुझे घर के अंदर जाने को कहा। उन्होंने बताया कि जब मुरखट्टा किसी के घर तक आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उसने उस इंसान को पहचान लिया है। वो नुकसान तुरंत नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे अपने होने का एहसास दिलाता है, ताकि डर अंदर तक बैठ जाए। उसी दिन गांव में एक और बात फैली। पास के खेत में काम करने वाली एक औरत ने बताया कि उसने सुबह सुबह किसी को नदी के पास बैठे देखा था, सफेद कपड़ों में सिर नीचे रखे हुए। जब वो पास गई तो उसे लगा कि सिर शरीर से जुड़ा ही नहीं है। उस औरत की आवाज अब तक कांप रही थी। शाम होते होते गांव के माहौल में भारीपन आ गया। कोई बाहर नहीं निकला, बच्चों को भी अंदर बंद कर दिया गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि लोग अब मुझे बाहरी नहीं बल्कि उस कहानी का हिस्सा मानने लगे थे। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर से हल्के से खटखटाया हो, बहुत धीमी, जैसे जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद खटखटाने की आवाज फिर आई। इस बार दरवाजे के नीचे से मुझे कुछ लुढ़कता हुआ अंदर आता दिखा। वो मिट्टी से सन्ना हुआ एक मानव सिर था।
मैं चीख भी नहीं पाया। मैं कुछ सेकंड तक वही जड़ होकर खड़ा रहा। दिमाग मान ही नहीं पा रहा था कि दरवाजे के नीचे पड़ा हुआ वो सच में क्या है। कोई खून बहता हुआ सीन नहीं था, लेकिन मिट्टी में सना हुआ वो सिर बिल्कुल असली लग रहा था। आंखें आधी खुली थी, जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो। तभी बाहर से बहुत धीमी सी चलने की आवाज आई, वही पहचान में आने वाली आवाज जो मैंने उस रात खिड़की से सुनी थी। कदम दर कदम, बिना जल्दबाजी के। मुझे हरी बहादुर की बात याद आ गई कि मुरखट्टा बात नहीं करता, बस सामने आता है, और अगर डर सामने दिख गया तो वो और पास आ जाता है। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, दरवाजे के पास रखी लोहे की हंसियां उठा ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। अचानक बाहर की आवाज रुक गई। कुछ पल बाद मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई खड़ा है, इतनी नजदीक कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। दरवाजे की लकड़ी बहुत हल्के से चरचराई, जैसे कोई उस पर सिर टिकाकर खड़ा हो। फिर एक अजीब चीज हुई। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मेरे कानों के अंदर जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा। मेरा रास्ता वो आवाज साफ नहीं थी, ना आदमी की थी ना औरत की, बस टूटी हुई भारी सी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये वही रास्ता है जहां मदन तामांग की लाश मिली थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही गांव वाले अपने आप मेरे घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने अंदर कदम नहीं रखा, बस दरवाजे के बाहर खड़े रहे। जब मैंने उन्हें वो सिर दिखाया तो किसी ने हैरानी नहीं जताई। बस एक बूढ़ी औरत ने कहा कि अब ये बात छुपी नहीं रही। उन्होंने बताया कि मुरखट्टा हर किसी के सामने नहीं आता, वो उसी को चुनता है जो या तो उसके रास्ते पर रहता हो या जिसे सच्चाई दिखानी हो। और एक बार अगर वो घर तक आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ अधूरा पूरा करवाना चाहता है। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अगली रात मुझे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुरखट्टा का इरादा कुछ और ही था। उस रात मुझे हरी बहादुर के घर ले जाया गया। गांव के 3 और आदमी भी वही थे। सब फर्श पर बैठे थे, बीच में दिया जल रहा था। कोई जोर से बात नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आवाज भी डर रही हो। बुजुर्गों ने कहा कि अगर मुरखट्टा किसी को चुन ले तो उसे उसी रास्ते तक जाना पड़ता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। भागने या छुपने से वह और पास आ जाता है। मैंने पूछा कि क्या पहले भी किसी के साथ ऐसा हुआ है। इस पर थोड़ी देर चुपी रही। फिर हरी बहादुर ने बताया कि करीब 10 साल पहले एक जवान लड़का भी ऐसे ही चुना गया था। उसने गांव छोड़ने की कोशिश की थी, बस स्टैंड तक पहुंचा था, लेकिन अगली सुबह उसका शरीर नदी के पास मिला, सिर अलग। ये सुनकर कमरे में बैठे सब लोगों की आंखें झुक गई। आधी रात के आसपास अचानक दिए की लौ हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उसी वक्त बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आई। रोना, भौंकना नहीं, जैसे कोई दर्द में हो। मेरे सीने में अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी दरवाजे के बाहर फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार वो रुकी नहीं। कदम घर के चारों तरफ घूमने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई जगह को याद कर रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कि सांस लेने की आवाज भी भारी लगने लगी। और तभी दिए की लौ एकदम बुझ गई। अंधेरे में किसी ने बहुत पास से कहा, आज नहीं कल मैं पसीने में डूबा हुआ वही बैठा रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दिया दोबारा जलाए। सब जानते थे कि अब अगली रात कुछ होने वाला है। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि मुझे उसी पुराने रास्ते तक ले जाया जाएगा, वही रास्ता जहां मदन दामांग की मौत हुई थी। उनका मानना था कि अगर अधूरी चीज पूरी कर दी जाए तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वहां जाकर मुझे क्या करना होगा। अगली शाम आसमान बहुत जल्दी काला हो गया था। बादल नीचे लटक रहे थे, जैसे पहाड़ों पर दबाव बना रहे हैं। गांव के 4 बुजुर्ग, हरी बहादुर और मैं सब चुपचाप उस पुराने रास्ते की तरफ चल पड़े। किसी के हाथ में टॉर्च नहीं थी,
उनका कहना था कि उस रास्ते पर रोशनी कम ही रखनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी होती जा रही है। रास्ते के दोनों तरफ जंगल था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना झिंगुर ना पत्तों की सरसराहट, बस हमारे कदमों की आवाज। थोड़ी दूर जाकर हरी बहादुर ने रुकने का इशारा किया। यही वो जगह थी। मिट्टी आज भी अलग रंग की लग रही थी, जैसे बरसों बाद भी कुछ सूखा ना हो। बुजुर्गों ने मुझे आगे खड़ा कर दिया। मेरे पीछे कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि मदन तामांग का सिर जिस जगह मिला था, वो नदी का मोड़ यहीं से थोड़ा नीचे है। उसका शरीर यही गिरा था। आत्मा इसी रास्ते पर अटकी हुई है, क्योंकि उसका आखिरी सफर पूरा नहीं हुआ। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसी पल मुझे बहुत साफ महसूस हुआ कि मेरे कान के पास से सांस गुजर रही है, ठंडी नमसी, और फिर वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। देखो मत। मेरी आंखें अपने आप नीचे, संगीत, झुक गई। मैंने सामने देखा तो रास्ते पर किसी के पैरों के निशान उभर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। निशान मेरे सामने आकर रुक गए। फिर अचानक मेरे सामने वो खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिना सिर के, लेकिन इस बार उसका सिर उसके हाथ में नहीं था। उसका धड़ हल्का सा झुका हुआ था, जैसे बोझ उठा रखा हो, और उसके पैरों की दिशा उल्टी। मुझे डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी उदासी महसूस हुई, जैसे कोई बहुत समय से कुछ ढूंढ रहा हो। तभी बुजुर्गों में से एक ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मुझे उसका रास्ता पूरा करना होगा, जहां वो आखिरी बार जाना चाहता था, वहां तक। और तभी मुराखट्टा ने पहली बार अपना हाथ उठाया और नीचे नदी की तरफ इशारा किया। मैंने बिना कुछ सोचे नदी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरे साथ चल रहा है। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी, जैसे सांस लेना भी उधार का हो। नदी ज्यादा दूर नहीं थी। पानी सामान्य दिनों में शांत रहता था, लेकिन उस रात उसमें हलचल थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर करवट बदल रहा हो। जैसे ही मैं किनारे पहुंचा, मुझे मिट्टी में कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। मैंने झुककर हाथ डाला तो उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराई। वो एक पुराना मिट्टी से भरा हुआ कपड़ा था, उसी तरह का सफेद कपड़ा जैसा मुरखट्टा ने पहना हुआ था। मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें आने लगी। मदन तामांग रात में इसी रास्ते से लौटता हुआ, पीछे किसी के कदम, फिर धक्का, फिर अंधेरा। मुझे लगा जैसे मैं उसकी आखिरी यादें देख रहा हूं, अपनी नहीं। मेरे पीछे खड़ा मुरकट्टा अचानक बहुत पास आ गया, इतना पास कि उसके शरीर से उठती मिट्टी और सड़न की गंध साफ महसूस हो रही थी। तभी पहली बार उसने कुछ पूरा शब्द कहा। यहां मैंने कपड़े को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वो कपड़ा बहाव के साथ आगे बढ़ा, नदी का पानी अचानक शांत हो गया। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, बुजुर्गों की आवाज एक साथ आई। मत देखो। मैं रुक गया। पीछे से बहुत धीमी, बहुत थकी हुई चलने की आवाज आई। कुछ कदम, फिर कुछ और फिर बिल्कुल शांत थी। जब मैंने हिम्मत करके देखा तो रास्ता खाली था, ना सफेद कपड़े, ना निशान। बस नदी के किनारे मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने आखिरी बार बैठकर आराम किया हो। गांव लौटते वक्त किसी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उस रात पहली बार कुत्ते नहीं रोए। उस रात के बाद गांव में माहौल थोड़ा बदला हुआ था। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन वो भारीपन नहीं रहा जो पहले महसूस होता था। लोग फिर से शाम को बाहर बैठने लगे थे। बच्चे भी हंसते दिखाई देने लगे। सबको लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मेरे लिए चीजें खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर में अजीब सी थकान थी, जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो।
आईने में देखा तो आंखों के नीचे काले घेरे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी हथेली पर मिट्टी जमी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी नदी के किनारे की थी। जबकि मैंने रात को हाथ धोए थे। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। दोपहर के वक्त हर बहादुर मेरे पास आया। उसने बहुत देर तक मुझे देखा, फिर पूछा कि क्या मुझे रात में कोई सपना आया था। मैंने मना कर दिया, लेकिन सच ये था कि पूरी रात मुझे एक ही सपना बार बार दिखा था। वही रास्ता, वही जंगल और दूर चलता हुआ एक आदमी, इस बार सिर के साथ। हरी बहादुर ने बताया कि जब किसी आत्मा का रास्ता पूरा होता है तो वो आखिरी बार उसी इंसान के सपने में आता है जिसने उसकी मदद की हो। लेकिन अगर सपना बार बार आए तो इसका मतलब कुछ अभी भी अधूरा है। शाम ढलने के बाद मैं घर के बाहर बैठा था। अचानक मुझे वही जानी पहचानी गंध आई, गीली मिट्टी और सड़न की हल्की सी महक। मैंने ऊपर पहाड़ी रास्ते की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई देख रहा है। इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी मेरे कानों में बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे हवा के साथ आई हो। सब नहीं मिला। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि शायद मदन ताम मांग की कहानी में सिर्फ उसका रास्ता ही अधूरा नहीं था, बल्कि कुछ और भी था जो गांव वालों ने कभी नहीं बताया। और अगर वो सच बाहर आ गया तो मुरखट्टा वापस आ सकता था। उस रात मैं अकेला नहीं सो पाया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं आंख बंद करूंगा तो वही रास्ता फिर सामने आ जाएगा। आधी रात के आसपास अचानक बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में बारिश की आवाज आम होती है, लेकिन उस रात बूंदें जमीन पर नहीं, जैसे सीधे दिमाग पर गिर रही थी। मैं बाहर निकला, पता नहीं क्यों, लेकिन पैर अपने आप उसी पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गए। गांव सो रहा था। किसी घर से रोशनी नहीं आ रही थी, जैसे सबको पहले से पता हो कि आज बाहर नहीं निकलना चाहिए। रास्ते के पास पहुंचते ही मुझे कुछ दिखा। एक बूढ़ा आदमी मिट्टी खोद रहा था। पहले मुझे लगा कोई सपना है, लेकिन वो हरी बहादुर था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, शर्म थी। उसने बताया कि मदन तामांग की उस रात सिर्फ हत्या नहीं हुई थी। मदन ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ गवाही देने की बात कही थी। जमीन के झगड़े में उसी रात उसे रोका गया, मार दिया गया, सिर अलग कर दिया गया ताकि पहचान ना हो। और जो सबसे आखिरी सच था वो ये कि उसका सिर जानबूझकर नदी में नहीं बहाया गया था, बल्कि यही पास में दबा दिया गया था, जिसे किसी ने कभी ढूंढा ही नहीं। हरी बहादुर ने मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में वही मिला जिसकी तलाश अधूरी थी। जैसे ही सिर को जमीन से निकाला गया, हवा अचानक तेज हो गई, बारिश रुक गई और रास्ते पर बहुत धीमी, बहुत जानी पहचानी चलने की आवाज आई। इस बार मुझे पीछे देखने से मना नहीं किया गया। मैंने देखा सफेद कपड़ों में वो खड़ा था। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। उसने धीरे से सिर को शरीर के पास रखा। कोई खून नहीं, कोई डर नहीं, बस एक थकी हुई सांस। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखें देखी मैंने। उनमें गुस्सा नहीं था, बस सुकून था। फिर वो पलटा और उसी रास्ते पर चला गया जिस पर उसे बरसों पहले जाना था। इस बार उसके पैर सीधे थे। सुबह गांव में किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस दिन के बाद उस रास्ते पर किसी ने कुछ नहीं देखा। ना कुत्ते रोए, ना हवा रुकी। मैं कुछ दिनों बाद गांव छोड़कर चला गया। आज भी अगर मैं नेपाल की पहाड़ियों में किसी सुनसान रास्ते पर चलता हूं और गीली मिट्टी की हल्की सी गंध आती है, तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि कुछ रास्ते अगर एक बार पूरे हो जाए तो उन्हें दोबारा छेड़ना नहीं चाहिए। मैं उस समय नेपाल के पूर्वी हिस्से में काम के सिलसिले में घूम रहा था। धरान से ऊपर की तरफ एक पहाड़ी इलाका पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क टूटने लगता है और रातें अचानक बहुत लंबी हो जाती है। वही एक छोटा सा गांव है, सिलिंगावर। नाम ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन आसपास के लोग इसे पहचानते हैं।
सीलिंग में अजीब बात यह थी कि दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग हंसते बोलते, खेतों में काम करते, बच्चे दौड़ते भागते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे जाता, पूरा माहौल बदल जाता। ऐसा नहीं कि लोग डरते हुए भागते हो, बस एक सन्नाटा उतर आता था। दरवाजे बंद हो जाते, बाहर बैठना बंद। मैं जिस घर में रुका था वो गांव के बीच से थोड़ा हटकर था। मकान मालिक का नाम था पेम्बाराई। पहली ही रात मैंने नोटिस किया कि उसने घर का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाते वक्त लकड़ी के एक मोटे डंडे से उसे अटका दिया। मैंने मजाक में पूछा कि चोरी का डर है क्या? वो हंसा नहीं, बस बोला, यहाँ चोरी करने कोई नहीं आता, यहाँ से ले जाने कोई आता है। उस वक्त मुझे ये लाइन बस पहाड़ी लोगों का ड्रामा लगी। खाने के बाद मैं बाहर निकलकर थोड़ा टहलने लगा। गांव के बीच एक खुला मैदान था। बड़ा नहीं लेकिन साफ दिख रहा था कि वो बहुत पुराना है। जमीन समतल थी, जैसे कभी बहुत लोग वहां जमा होते रहे हो, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। घास भी अजीब तरह से उगी थी, जैसे बीच बीच में किसी ने कुचल दिया हो। तभी मुझे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ना पूरी तरह धुआं, पहले वहां लाखे नाच होता था। हर साल ढोल मास्क पूरा गांव, लेकिन कई सालों से बंद है। मैंने पूछा क्यों? उसने बस इतना कहा, क्योंकि अब लाखे को नाच पसंद नहीं। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद जल्दी नहीं आई। बाहर बहुत अजीब खामोशी थी, कीड़े भी नहीं बोल रहे थे। तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज कहीं दूर जमीन पर रखी गई हो। ठप जैसी आवाज, फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज, इस बार थोड़ी पास। ये कदमों की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वजनी शरीर जमीन पर अपना पूरा बोझ डालकर चल रहा हो। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन मैदान की दिशा में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई और उसी पल अंधेरे के अंदर दो हल्की लाल चमक दिखी। आंखें नहीं थी, बल्कि जैसे कोई बहुत देर से देख रहा हो। और तभी बहुत साफ आवाज में किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर मेरा नाम लिया। मैंने जवाब नहीं दिया। शायद यही वजह थी कि उस रात मैं जिंदा रहा। उस आवाज के बाद मैं देर तक वैसे ही खड़ा रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर सुनाई दे जाएगा। मेरा नाम बहुत साफ लिया गया था, जैसे कोई जानता हो कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं। मैंने धीरे से खिड़की बंद की और बिस्तर पर वापस आ गया, लेकिन नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद मुझे लगा कि वो भारी चलने की आवाज फिर शुरू हो गई है। इस बार वो मैदान से हटकर घरों की तरफ आ रही थी। बीच बीच में रुकती, फिर दोबारा चलती, जैसे कोई रास्ता याद कर रहा हो। तभी पेबा के घर के नीचे बंधी गाय ने अचानक जोर से रभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में डर साफ था। कुछ ही सेकंड में वो आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह जब मैं बाहर निकला तो गाय बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और जमीन पर उसके चारों तरफ गीली मिट्टी बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत भारी कदम रखे हो। उन निशानों का शेप अजीब था, ना पूरे इंसान के ना किसी जानवर के। मैंने पेम्बा से रात की आवाजों के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरी आंखों से नजर हटाकर बोला कि अगर किसी ने रात में मेरा नाम लिया हो तो क्या मैंने जवाब दिया? जब मैंने मना किया तो उसके चेहरे पर हल्की राहत आई। उसने बताया कि सेलिंग में एक नियम है, अगर रात में मैदान की तरफ से कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे आवाज कितनी ही पहचान वाली क्यों ना लगे, क्योंकि लाखे लोगों की आवाज अच्छी तरह निकाल लेता है। वो पहले डराता नहीं, पहले पहचान बनाता है। दोपहर में मैं गांव के बाकी लोगों से मिला। ज्यादातर मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई गलती कर चुका हूं। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मायाराई था मेरे पास आई। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और कहा कि मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा होगा। मैंने पूछा कैसे पता? उसने मेरी हथेली की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी जमी हुई थी, बिल्कुल उसी मैदान जैसी।
मुझे याद नहीं कि मैंने रात में बाहर कदम रखा हो। शाम होते होते बादल फिर गिराए। इस बार हवा में वही भारी गंध पहले से ज्यादा थी। गांव के बच्चे अंदर बंद कर दिए गए। ढोल जो कभी शाम को बजते थे बिल्कुल खामोश थे। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ आने वाला है और इस बार वो सिर्फ देखने नहीं आएगा। रात गहराते ही मैदान की तरफ से फिर वही धप-धप की आवाज आई। इस बार वो रुक नहीं रही थी, वो सीधी गांव की तरफ बढ़ रही थी और इसी बीच बहुत पास से फिर से किसी ने मेरा नाम लिया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और पहले से ज्यादा करीब। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर को जड़ सा कर दिया। मैं खड़ा रहा सांस रोककर। कमरे में बिजली नहीं थी, सिर्फ बाहर का अंधेरा और हवा की हल्की सरसराहट। लेकिन अब हवा भी हल्की नहीं थी, बहुत भारी गीली मिट्टी और धुएं जैसी गंध के साथ। मैंने धीरे से खिड़की खोली, मैदान की ओर देखा। वहां कुछ हलचल थी, पहले की तरह लाल चमक नहीं बल्कि बड़ा काली परछाई जैसी। शरीर का आकार बड़ा था, ढीला सा लेकिन बहुत भारी। कदम जमीन में दब रहे थे, हल्के से कंपन पैदा कर रहे थे। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। तभी मैंने महसूस किया कदम सीधे नहीं थे, हर कदम उल्टा, लेकिन शरीर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई दिशा भूल गया हो लेकिन फिर भी लक्ष्य जानता हूं। मैंने अपनी आंखें जमीन की ओर झुकी। निशान उभरने लगे, भारी अजीब शेप के जैसे कोई इंसान और जानवर के बीच का मिला-जुला प्राणी हूं। और निशान सीधे मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अंदर खिसक गया, हाथ पांव कांप रहे थे। पेबा ने पीछे खड़ा होकर चुपचाप देखा। उसकी आंखों में डर और आदर दोनों थे। उसने धीरे कहा, अगर तुम उसे देखते हो जवाब मत देना, बस देखो और शांत रहो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि शांत रहना क्या होता है। जब बाहर वो मुझे देख रहा था, कुछ ही देर में खिड़की के बाहर कुछ हल्की धुन जैसी आवाज आई, ढोल की लेकिन टूटी हुई। गांव के लोग कहते हैं कि लाखे नाच के दौरान ढोल की आवाज उसी की आत्मा की आवाज से मिलती है, और अब ये आवाज उसी टूटी हुई लय में थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे नाम से बुला रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव। भाव ऐसा कि अगर मैं जवाब दूं तो सब खत्म। और तभी सबसे डरावना पल आया। मेरे कमरे की दीवार पर उसकी परछाई उभर गई, शरीर बहुत बड़ा, हाथ फैलाए हुए, आंखों की लाल चमक इतनी तेज कि कमरे में रोशनी नहीं थी। फिर भी आंखों में अंधेरा छा गया। मैं चिल्लाने लगा लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने मेरे गले पर हाथ रख दिया हो। फिर अचानक आवाज और कदम रुक गए, लेकिन निशान मेरे कमरे के बाहर जमीन में अभी भी उभर रहे थे। मैं रात भर बैठा रहा, किसी भी हलचल के लिए तैयार। लेकिन रात खत्म हुई। सुबह गांव में लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस माया राय ने मेरे हाथ की तरफ देखा। निशान मिट्टी में अब भी हल्के से थे। उसने कहा, अगर उसने तुम्हें चुना है तो अब तुम्हें उसके रास्ते पर जाना होगा। केवल वही रास्ता तुम्हें बचा सकता है। दोपहर होते होते पेबा और गांव के 3 बुजुर्ग मुझे ले जाने की तैयारी करने लगे। रास्ता वही पुराना मैदान से होकर जाता था जहां लाखें नाच होता था। गांव के बाकी लोग अपने घरों में बंद थे। बच्चे रोशनी वाले कमरे में, कोई भी बाहर नहीं आया। जैसे ही हम मैदान की तरफ बढ़े, मुझे हर कदम पर गंध महसूस होने लगी, गीली मिट्टी, धुएं जैसी और कहीं कहीं जमी हुई सड़न की। हवा ठंडी थी लेकिन शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। बुजुर्गों ने मुझे खड़ा किया और कहा कि अब मैं अकेला आगे बढ़ूंगा, पीछे कोई नहीं आएगा। अगर पीछे मुड़ूंगा या जवाब दूंगा तो लाखें मेरे पीछे आएगा। मैंने कदम बढ़ाए। जमीन पर हल्की कंपन थी, निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने अभी वहां कदम रखा हो। निशान बड़ा था, शरीर के आकार का, लेकिन पैरों का शेप उल्टा। मैंने देखा कि निशान धीरे धीरे नदी की तरफ जा रहे हैं, जहां सालों पहले किसी गांव वाले की लाश मिली थी। बुजुर्गों ने बताया कि लाखें अक्सर वही जगह चुनता है
जहां पुराने अपराध, अधूरी कहानी या किसी की मृत्यु का अनसुलझा मामला हो। जैसे ही मैं निशानों के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कानों में फुसफुसाहट आने लगी, बहुत धीमी, पहचान में आने वाली। तुम यहां हो, तुम देखोगे? मैंने जवाब नहीं दिया। सांस रोककर देखा। सामने की दिशा में हल्की लाल चमक उभरने लगी। पहली बार मैं लाखे को अपने सामने महसूस कर रहा था। शरीर बहुत बड़ा, हाथ फैलाए हुए ढीला पर, जमीन पर कदम भारी। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। फिर अचानक वो झुककर मेरे सामने आया, हाथ जमीन पर टिकाए, सिर या जो होना चाहिए ढीला सा झुका हुआ और आंखें लाल। इतनी तेज कि कमरे में रोशनी नहीं थी, फिर भी सब कुछ दिख रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन निशान अब मेरे चारों तरफ बन रहे थे। हवा में ढोल की टूटी हुई धुन फिर बजने लगी, जैसे लाखे मुझे नाच में खींच रहा हो। हर कदम के साथ मैं घबराया, लेकिन बुजुर्गों की आवाज याद आई, देखो और शांत रहो। मैंने आंखें झोंकी और तभी उसने पहला कदम बढ़ाया, बहुत भारी, इतना कि जमीन हिली। और अब मैं समझ गया कि अगर मैंने जवाब दिया या डर दिखाया तो ये खेल खत्म नहीं होगा। लाखे ने पहला कदम बढ़ाते ही पूरी हवा बदल दी। एक झोंका आया, ठंडी नहीं भारी, जैसे कोई हाथ ऊपर से मेरी पीठ पर रखते और धीरे धीरे दबाए। निशान चारों तरफ गहरे होते जा रहे थे। मैं जमीन पर खड़ा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने फिर धीरे से अपना हाथ उठाया। इस बार मेरे पास ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में उसकी ऊर्जा घूम रही हो। मैंने देखा उसके हाथ बहुत बड़े, उंगलियां, संगीत, लंबी, नाखून झुरझुरे, और जो सबसे डरावना था, उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थी, लाल, चमकदार, और अंदर कुछ बोझ सा महसूस हो रहा था। मैंने सांस रोककर खड़ा रहना ही सही समझा। बुजुर्गों की आवाज कानों में गूंज रही थी, मत देखो, शांत रहो। लाखे ने धीरे धीरे झुकते हुए अपने हाथ जमीन पर टिका दिए। फिर वो मेरे चारों तरफ घूमने लगा। निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कभी सीधे नहीं, उल्टी दिशा। फिर भी मेरे चारों ओर बनते हुए। फिर अचानक एक झटका, जिसे जमीन ने कांपना शुरू कर दिया हो। मैं गिरने से बचा, लेकिन पसीना बह रहा था। बुजुर्गों ने हाथ फैलाया और कहा कि अब आगे बढ़ना होगा। मैं अपने आप मैदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं निशानों के पास पहुंचा, मुझे जमीन पर गीली मिट्टी के साथ कुछ धब्बे दिखे। रक्त जैसे नहीं, लेकिन पुराना सड़ा हुआ पदार्थ जो अभी तक जमीन में रहा हो। बुजुर्गों ने बताया कि ये वही निशान है जो सालों पहले लाखे की वजह से बने थे। हवा में ढोल की टूटी हुई धुन फिर बजने लगी। ये धुन इतनी धीमी थी कि कानों में घुसती जा रही थी, कभी तेज, कभी धीमी। और तभी मैंने महसूस किया कि लाखे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ देखने के लिए नहीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, रास्ता पूरा करो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। उन्होंने बताया कि अगर मैं रास्ता पूरा कर दूं तो लाखे को शांति मिलेगी और मुझे बाहर निकलने देगा। लेकिन जब मैंने अगले कदम बढ़ाए, निशान अचानक मेरे चारों तरफ और गहरे हो गए, जैसे मुझे घेरे जा रहे हो। मैंने देखा, लाल आंखों वाला लाखे अब सिर्फ बड़ा प्राणी नहीं रहा, बल्कि उसकी मौजूदगी हर जगह फैल गई थी। हवा, मिट्टी, गंध, सब उसके नियंत्रण में लग रहे थे। मेरे दिमाग में एक ही विचार आया, अगर मैंने गलत कदम लिया तो मुझे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। रात गहरी थी और मैं धीरे धीरे निशानों के बीच से आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग मेरे पीछे थे, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी ताकि लाखे पर ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहे। हवा में अब और गंध घुल गई थी, गीली मिट्टी, सड़ा हुआ पदार्थ और कहीं कहीं धुआं। जैसे ही मैंने अगले कदम बढ़ाए, जमीन हल्की कंपन करने लगी। निशान खुद ब खुद मेरे चारों ओर बनते जा रहे थे, कभी मेरे बाईं ओर, कभी दाईं, और हर निशान के नीचे
हल्की लाल चमक उभर रही थी। फिर मैंने देखा लाखें अचानक रुक गया। उसके हाथ जमीन पर टिके थे, शरीर झुका हुआ। उसकी आंखें इस बार बिल्कुल स्थिर मेरे हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। मैंने धीरे से सोचा कि अगर मैंने अभी पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा। मेरे दिमाग ने मना किया। मैंने आंखें झुकी और शांत रहने की कोशिश की। तभी मेरे कानों में वही टूटी हुई ढोल की धुन आई, अब पहले से तेज और अंदर तक गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुन मेरे दिल की धड़कन के साथ ताल में चल रही हो। मैंने महसूस किया कि लाखें धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूम रहा था। हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति गहरी होती जा रही थी। निशान अब मेरे चारों ओर घेरा बना चुके थे। अचानक उसने फुसफुसाया, यहां रुको। मैंने रुका। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। हवा स्थिर, मिट्टी शांत, लेकिन अंदर से कुछ और हलचल हो रही थी। फिर अचानक लाखें ने झुककर मेरे सामने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी हल्की सी उड़ने लगी और मैंने देखा कि हाथ के नीचे कोई पुराना कपड़ा दबा हुआ है। बुजुर्गों ने बताया कि ये वही कपड़ा है जो सालों पहले मैदान में छोड़ा गया था। लाखें ने धीरे से झुकी हुई मुद्रा में उस कपड़े को मेरे सामने रखा। उसके बाद उसने पीछे हटना शुरू किया। उसके पीछे निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, लेकिन गंध अभी भी हवा में थी। मैंने देखा उसकी आंखें अब मेरे ऊपर से हट गई। पहली बार लगा कि उसने मुझे जांच लिया और संतुष्ट हो गया। बुजुर्गों ने धीरे से कहा, अब एक आखिरी कदम तुम्हें लेना होगा, तभी सब खत्म होगा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर में डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरी कदम क्या होगा। जैसे ही मैं मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां लाखें ने मुझे रोक रखा था, जमीन अचानक बहुत नरम लगने लगी। हर कदम के साथ मिट्टी हल्की सी डूबती और कंपन फैलाता। निशान अब बिल्कुल साफ नहीं थे, जैसे लाखें की मौजूदगी धीरे धीरे मिट्टी में घुल रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे, आंखें जमीन की तरफ। कोई भी मुझसे मदद नहीं कर रहा था। ये मेरा अकेला सफर था। हवा में अब सिर्फ भारीपन नहीं, बल्कि एक तरह की आवाज भी थी। दूर दूर से पैरों की धीमी भारी टकटक, जैसे कोई बड़ा प्राणी बहुत धीरे धीरे चलता हो। ये आवाज मेरे कानों में घुस रही थी और शरीर में कंपन पैदा कर रही थी। मैंने देखा लाखें मेरे सामने धीरे धीरे उभर रहा था। उसकी लाल आंखें अब स्थिर थी, शरीर झुका हुआ, हाथ जमीन पर टिके। उसके आसपास की हवा गाढ़ी और गीली लग रही थी। तभी उसने एक कदम बढ़ाया। कदम इतना भारी था कि जमीन हल्की सी हिली और उसके कदमों की दिशा उल्टी थी। फिर भी निशान मेरे चारों तरफ बनते गए। फिर अचानक उसने झुककर मेरी आंखों में देखा। यह पहली बार था कि मैं उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उस लाल चमक के अंदर कोई गुस्सा नहीं, बस इंतजार और अधूरापन। बुजुर्गों की धीमी आवाज कानों में गूंजी, अब रास्ता पूरा करो। मैंने देखा उसके सामने जमीन पर वही पुराना कपड़ा था। उसी पर सालों पहले लाखें की नाच की धूल जमी हुई थी। मुझे समझ आया कि मुझे उस कपड़े को सही जगह रखना होगा। मैंने कदम बढ़ाए और कपड़ा उठाया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हवा अचानक बहुत हल्की हुई। लाखें ने झुककर हाथ जमीन पर टिकाए रखा, लेकिन उसके निशान अब धीरे धीरे गायब होने लगे। फिर उसने फुसफुसाया, धन्यवाद। उस आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। मैंने कपड़ा वही पुराने निशान के पास रखा। मिट्टी हल्की हिली और लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात पहली बार ढोल की टूटी हुई धुन गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई। मुझे लगा कि लाखें अब संतुष्ट है, लेकिन मेरे भीतर अब भी हल्की घबराहट थी, क्योंकि मैं जानता था कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। अगली सुबह मैंने महसूस किया कि गांव में माहौल बदल गया था। सूरज की रोशनी पहले जैसी गर्म और हल्की नहीं थी। हवा में अब हल्की ठंडक थी, लेकिन डर नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे।
बच्चों की हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन सब अभी मैदान से दूर रह रहे थे। मैं खुद उस मैदान की तरफ गया। वहां निशान गायब थे। मिट्टी में हल्की हलचल थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। कपड़ा जो मैंने रात में रखा था अब सूख रहा था, लेकिन उसकी गंध वही गीली मिट्टी और धुएं जैसी हल्की गंध अब भी आसपास थी। प्रेम ने पास आकर कहा कि लाखे अब संतुष्ट है, लेकिन उसने एक बात और जोड़ी, जो लोग इसे देख लेते हैं उनके जीवन में कुछ चीजें हमेशा बदल जाती हैं। डर हमेशा साथ रहता है, लेकिन अगर उसका रास्ता पूरा हो जाए तो वो पीछे नहीं आता। मैंने महसूस किया कि कुछ सही था। मेरे हाथों में हल्की सी कंपन थी जो रात भर थी, लेकिन अब डर और घबराहट कम थी। दिन भर मैं गांव में घूमता रहा। लोगों की बातें और व्यवहार बदल गया था, जैसे कोई अदृश्य चीज अब उनके ऊपर नहीं थी। बुजुर्गों ने बताया कि लाखें सालों से गांव को देख रहा था। जब नाच रोका गया तो वो नाराज हो गया, लेकिन अब रास्ता पूरा होने के बाद वो वापस जंगल की तरफ लौट गया। रात को मैं बिस्तर पर लेटा। पहली बार लगा कि नींद आएगी, लेकिन तभी सपनों में वही मैदान दिखाई दिया। लाल आंखें नहीं, सिर्फ परछाई। धीरे धीरे उसने मुझे मार्गदर्शन किया, जैसे कह रहा हूं तुमने सही किया, अब सुरक्षित हो। मैंने आंखें बंद कर ली। सपने धीरे धीरे गायब हुए, लेकिन मुझे अभी भी याद था जो निशान मिट्टी में उभरते थे, जो गंध हवा में रहती थी, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली थी। साथ ही मैंने महसूस किया कि लाखे केवल डराने के लिए नहीं आता, वो अपने तरीके से गांव की मर्यादा और न्याय को बनाए रखता है। कुछ दिनों बाद मैं सिलिंगटा में और अधिक समय बिताने लगा। दिन सामान्य थे, लेकिन रातें अब भी अजीब महसूस होती थी। कभी कभी मुझे हवा में वही गंध आती, गीली मिट्टी, धुआं, हल्की सड़न, आवाज नहीं, सिर्फ एहसास जैसे कोई अदृश्य निगरानी कर रहा हो। एक शाम मैं गांव के बुजुर्गों के साथ पुराने मैदान के पास खड़ा था। उन्होंने बताया कि लाखे हर साल नाच के दौरान मैदान की ऊर्जा चेक करता है। अगर कोई गलती करता है तो निशान उभरते हैं। मैंने पूछा कि क्या वह सिर्फ डराने के लिए आता है? हरी बहादुर ने धीरे से कहा, नहीं, लाखे इंसान को नहीं मारता, लेकिन जो चीजें अधूरी है उन्हें पूरा करने के लिए उसे आना पड़ता है। यही नियम है। समझो कि उसने तुम्हें चुना था, इसलिए तुम बच गए। उस समय मुझे समझ आया कि लाखे केवल भूत या दानव नहीं है, वो गांव की आत्मा का हिस्सा है। उसे सम्मान और नियम चाहिए। रात होते होते मैंने देखा कि गांव के बच्चे फिर से मैदान के पास खेल रहे थे। बुजुर्ग ने चुपचाप मुझे देखा और फिर घर की ओर चले गए। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों में लाखे की परछाई अब भी आती है। रात में हल्की हवा में कभी कभी मेरे कानों में उसकी धीमी टूटी हुई ढोल की धुन सुनाई देती है। अगली सुबह मैंने देखा कि मैदान की मिट्टी में हल्की हलचल थी। निशान पूरी तरह नहीं मिटे थे। ये याद दिला रहे थे कि वहां कभी लाखे आया था। मैंने अपने आप से कहा कि कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं। लाखे केवल डराने वाला नहीं, बल्कि अपनी दुनिया का संरक्षक है, और अगर उसके नियम पूरे नहीं होते तो वो फिर आता है। उस दिन मैंने तय किया कि मैं इस गांव के रहस्य को बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ चीजें सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वहां रहते हैं। रात गहरी थी और गांव शांत। बच्चे घर में बंद थे। बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैं अकेला नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूं। वही हल्की गंध हवा में थी, गीली मिट्टी और धुएं जैसी, लेकिन अब थोड़ी तेज और करीब। मैं धीरे धीरे पुराने मैदान की ओर गया। निशान अब दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जमीन में हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी हर कदम पर मेरा परीक्षण कर रहा हो। जैसे ही मैं मैदान में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। लाल रोशनी नहीं थी, लेकिन गहरी परछाई उभर गई। मैंने महसूस किया कि लाखे मेरे चारों ओर है। शरीर ढीला, हाथ जमीन पर, पैरों की दिशा उल्टी। फिर वही टूटी हुई ढोल की धुन। कानों में इतनी धीमी और भयानक कि धड़कन रुक जाए।
मैं खड़ा रहा, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं। बुजुर्ग भी खड़े थे, पर बहुत दूर। अचानक जमीन हल्की सी हिली, निशान उभर आए चारों ओर। इस बार पैरों के निशान सीधे मेरे पैरों की तरफ पड़ रहे थे। मैंने देखा लाखे अब सिर्फ परछाई नहीं, पूरी तरह सामने था। उसने झुककर अपने हाथ जमीन पर टिकाए और धीरे से फुसफुसाया, अब रास्ता पूरा हो चुका है, लेकिन याद रखो, जो इसे देखता है उसके साथ हमेशा रहेगा। मैंने गहरी सांस ली। वही कपड़ा जो मैंने पहले रखा था हल्की हवा में हिल रहा था। मैंने महसूस किया कि लाखे का उद्देश्य केवल डराना नहीं था, वो गांव की मर्यादा का रक्षक था, और जो इसे देख चुका उसके जीवन में हमेशा उसकी मौजूदगी की याद रहेगी। फिर उसने कदम बढ़ाए, इतना भारी कि जमीन हिली। निशान धीरे धीरे मिट गए और धूल की टूटी हुई धुन भी गायब हो गई। हवा सामान्य हो गई, लेकिन जब मैं वापस घर लौटा तो मेरे हाथ और पैर अभी भी हल्की कंपन महसूस कर रहे थे। रात में कभी कभी सपनों में वही मैदान, वही लाल आंखें, वही टूटी हुई ढोल की धुन आती थी, और मैं समझ गया लाखे गांव से चला गया था। लेकिन उसने मुझे हमेशा याद रखने के लिए चुना था। कुछ चीजें केवल देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं भुलाया जा सकता। और लाखे कभी भी कहीं भी बस इंतजार कर रहा होता है।